हेलो दोस्तों, अभी जो है आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं, उसके पीछे मुख्य कारण है कि अभी बहुत सारे एग्ज़ामों का साक्षात्कार चल रहा है और उसमें ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसका कैसे व्यवस्थित उत्तर देना है, और एक चर्चा का मुद्दा भी है, क्या नीतीश कुमार पीएम के दावेदार हो सकते हैं 2024 में। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो आपको निर्णायक क्षण होता है और ऐसे में आपके अंक बढ़ने की प्रत्याशा काफ़ी अधिक हो जाती है। अगर इसमें आप व्यवस्थित उत्तर दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके अंक जो हैं वो अच्छे आएँ, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी आइडियोलॉजी भी दे सकते हैं। बात अभी हम करने जा रहे हैं ईएसआई के साक्षात्कार के संदर्भ में, जिसमें 30 नंबर का इंटरव्यू है और उसमें अगर आप यहाँ से अगर 20 से 22 नंबर ले आते हैं तो आपका जो है चयन लगभग तय है। तो इसीलिए बेहतर प्रदर्शन करें, गुणात्मक ऐसी संस्थानों का चयन करें जहाँ पर आपको बेहतर ढंग से चीज़ों को बताया जाता है, समझाया जाता है। हम लोगों का पूरा जो है कि पढ़ाया हुआ परिवहन डिपार्टमेंट का, करेंट का, कैसे समसामयिक पहलू पर उत्तर देना है, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पे। और उसके बाद जो है कि कुछ जो चीज़ें इंटरव्यू का जो कार्यक्रम है, अभी तो 50-60 लोग एक दिन में हमारे यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं टोटल रैंकर्स व्यू में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे में तैयारी जो हम लोग करवा रहे हैं तो उसमें बार बार सभी लोगों को 10 मिनट का मौका दिया जाता है और 10 मिनट में आपके परफॉर्मेंस को हम जज करते हैं, सभी लोग उसे देख भी सकते हैं और फिर यही प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी है। अब आते हैं हम टॉपिक पर, जिसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो इंटरव्यू में अभी चर्चित मुद्दा है बिहार के परीक्षाओं का। तो ये जज वाले भी इंटरव्यू में आपको पूछा गया जो बीपीएससी में चल रहा है। नीतीश कुमार क्या पीएम के दावेदार हो सकते हैं? देखिए, ऐसा प्रश्न अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है और चूंकि आप बिहार के निवासी हैं, ये बोलना नहीं है, लेकिन आप बिहार के निवासी हैं, इस कारण आपको नीतीश जी के साथ जाना पड़ेगा। अब देखिए, हम लोग नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री चुन नहीं रहे हैं। ये चुनना किसका काम है? ये चुनना काम है जनता का। ये पूरी पब्लिक निर्णय लेगी कि होंगे कि नहीं होंगे। पहले तो राजनीतिक पार्टी को निर्णय लेना है, उसके बाद जनता के मतदान से तय होगा कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। अभी तो दावेदारी की बात है। तो हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे। रीज़न क्या है? रीज़न है कि हम लोग बिहार के हैं और बिहार के प्रधानमंत्री होने चाहिए, लेकिन इसको बताना नहीं है। अब बताना क्या है? नीतीश कुमार का सुशासन मॉडल। नीतीश कुमार सुशासन के प्रतीक माने गए हैं, ठीक है। सुशासन मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की छवि को तो अच्छा करता ही है, प्लस जो है नीतीश कुमार को मजबूत प्रधानमंत्री का दावेदार भी पुष्ट करता है। इसलिए सुशासन मॉडल को आप ज़रूर बताइए। और ये सुशासन मॉडल क्या है, इस पे हम बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे, लेकिन इसको हम 3-4 पॉइंट में जो है कि आपको हम अभी समझा रहे हैं, जो इंटरव्यू में आपको बोलना है। बाकी सुशासन मॉडल जो है उस पर अलग से हम चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं या इस बार मोदी ही प्रबल दावेदार हैं। अगर दोनों में तुलनात्मक विश्लेषण करें तो कौन बेहतर दावेदार हैं, इस पर हम बात आगे करेंगे। लेकिन अभी इंटरव्यू के पर्पज़ से ये वीडियो बन रहा है, तो इसमें आपको जो है कि सुशासन मॉडल के प्रतीक बताना है। और इसमें देखिए चीज़ें क्या है। एक तो है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा काम किए हैं नीतीश बाबू, और ये पॉइंट हमको बोलना है। सुशासन मॉडल के प्रतीक हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए काम हुआ है। और महिला सशक्तिकरण में आप जानते ही हैं 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। इसके अलावे जो चीज़ें हैं, पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए। इस तरह से हम महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी उपलब्धि को गिना सकते हैं। अब इसके अलावे क्या बोलेंगे? सेकेंड पॉइंट, तो 7 निश्चय योजना।
माना ये जा रहा है कि 7 निश्चय योजना जो है बिहार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में और ग्रामीण लोगों की सुविधा को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए आपको इस पॉइंट को जरूर शामिल करना है, 7 निश्चय योजना। तो ऐसा पॉइंट बोलिए जो कि आपको तर्क और के साथ पुष्टि भी करता हो कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बोलेंगे सामाजिक कुरीतियों पर। अभियान, इनका जो सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जो अभियान है वो काफ़ी चर्चा का मुद्दा रहा है। चाहे दहेज प्रथा पर प्रतिबंध की बात हो, बाल विवाह पर प्रतिबंध की बात हो, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार एक सामाजिक बदलाव के भी बहुत बड़े नेता हैं और वो सामाजिक बदलाव चाहते हैं, सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। और एक पॉइंट तो आप शराबबंदी भी बोल सकते हैं। इसलिए आपको जो बोलना है दोस्तों, इन सभी तथ्यों के साथ आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल नीतीश कुमार प्रबल दावेदार हैं। ये अलग बात है कि राजनीति में कोई प्रधानमंत्री का जो दावेदार होता है वो एक मजबूत पार्टी से रहा हो तभी प्रधानमंत्री का मजबूत दावेदार माना जाता है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे देखें तो नीतीश कुमार जी के जो गुण हैं, जो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है, उन्हें एक मजबूत दावेदार के रूप में दर्शाता है। ये बोलना नहीं है, बोलना यही पॉइंट है जो आपको बताए हैं। सुशासन मॉडल, फिर आपको महिला सशक्तिकरण, 7 निश्चय योजना, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अभियान, फिर शराबबंदी, ठीक है। ये अलग से आपको समझा दे रहे हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में अगर देखिएगा तो कभी ऐसा भी दौर आया है जब क्षेत्रीय पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बने हैं, तो इस कारण आप प्रधानमंत्री के मजबूत दावेदार हो सकता है। क्वेश्चन घुमा दे कि कभी ऐसा दौर आया है जब क्षेत्रीय पार्टी के नेता ही प्रधानमंत्री बन गए हों, तो भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। इसको देख लेना है, अच्छे से इस पे काम कर लीजिएगा, ठीक है। इंटरव्यू आपके स्किल क्षमता को देखता है। पहले मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू आपका प्रश्न उत्तर कार्यक्रम नहीं है कि आपने 20 में से 18 उत्तर दे दिया तो आपको जो है कि इसी के गुना में अंक मिल गया। ये नहीं होता है। इसमें हो सकता है 20 में से आप 12 का ही उत्तर दें, आप बेहतर अंक ले आएँ, आप टॉप कर जाएं, ये भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें दोस्तों। और हर चीज़ तो बताया ही गया है, कैसे बेसिक तैयार करना है, कैसे जो है कि आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तैयार करना है, कैसे करेंट तैयार करना है, कैसे सामाजिक पहलू पे बोलना है। इसलिए आप लोग पुराने वीडियो जो हम लोगों के ऐप पे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उसको देखते रहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, क्या बिहार में जातिगत जनगणना होना चाहिए या नहीं। देखिए, जाति जनगणना का जहाँ तक बात है, जाति जनगणना को लेकर बिहार में कार्यक्रम चल रहे हैं, जाति जनगणना हो रहा है, तो बिल्कुल हम जातिगत जनगणना का सपोर्ट करेंगे। और फिर सपोर्ट करने के बाद हम यही कहेंगे कि जातिगत जो जनगणना है वो उचित है, क्योंकि इसमें जो है समाज के विभिन्न जो जातियां हैं उनके आंकड़े को हम जान सकते हैं, और कौन इसमें से मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं यह भी जानना संभव होगा, और उनके लिए हम योजनाओं को अच्छे ढंग से क्रियान्वित कर सकते हैं। इस आधार पर आप सपोर्ट कीजिएगा। इसको देखिए, वीडियो को आप रोक कर भी देख सकते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, हमारे यूट्यूब पे हैं, तो वो लोग भी इसे देख सकते हैं, अच्छे ढंग से इसका लाभ उठा सकते हैं। हालांकि बहुत सारा वीडियो होगा इंटरव्यू पे, ठीक है, कैसे मानक है, क्या वहाँ पे करना है, क्यों हम लोग के संस्थान से ही टॉप आते हैं बीपीएससी में, तो उसके पीछे कुछ कारण है। ऐसे ही कोई संस्थान से कोई टॉप नहीं हो जाता है, बार बार टॉप आना इसके ये दर्शाता है। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन हम चुने हैं आप लोगों के लिए, गठबंधन सरकार। देखिए, गठबंधन सरकार बिहार में देखिएगा कि पार्टी बदला गया है, मतलब जदयू शिफ्ट हो गई है आरजेडी के तरफ, और लगभग कांग्रेस का भी शिफ्टिंग हो गया है इधर।
और इधर मांझी जी का भी शिफ्टिंग हो गया है। तो इस तरह से गठबंधन की राजनीति का जो पहले का सरकार का चेहरा था उसमें बदलाव आया है। तो क्या ये जो गठबंधन है ये उचित है? इंटरव्यू का ये सवाल बन सकता है और आपको ये प्रश्न परेशान कर सकता है। तो बिल्कुल ये उचित है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं है। अब अगला क्वेश्चन होगा कि चुनाव पूर्व जो पार्टियां होती है, गठबंधन होता है, वो विभिन्न तरह की वादा करती है, फिर जो है कि आपको बदल दी जाती हैं पार्टियां और उसके बाद नया गठबंधन बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जन जो आकांक्षा है, जनता की जो मानसिकता है, उसका तो तिरस्कार नहीं है। क्या ये जनता के जो है कि वोट का, मतदान का जो है, कहीं ना कहीं इसको आप नकारात्मक सेंस में देख सकते हैं कि वोटिंग जनता ने किसी और गठबंधन को किया और कोई और गठबंधन सत्ता में आसीन हो गया? तो ऐसे प्रश्न जब आएँ तो आपको देखिए इंटरव्यू है, सरकार के विरुद्ध आपको बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। अब यहाँ पर करें तो क्या करें? तो इंटरव्यू में आप बोलिएगा कि सरकार जो है विकास कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध है और सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को और कार्यों को कर रही है। इस कारण हम गठबंधन का जो वर्तमान गठबंधन है उससे असंतुष्टि नहीं जाहिर कर सकते हैं। इस आधार पर आपको बचाना है, ठीक है? कैसे आप बचाइएगा इसको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बहुत सारे लड़के लॉ वाले में भी फंसे हैं, जज का इंटरव्यू चल रहा है, फंस गए हैं उसमें सीधे। तो गठबंधन की राजनीति बहुत बड़ा स्कोप है, यहाँ से क्वेश्चन घुमा कर पूछा जा रहा है और जिन लोगों से पूछा जा रहा है उनमें फंसने का चांस बढ़ जाता है। तो गठबंधन की राजनीति में जो नया गठबंधन है उसको हम उचित ठहराएंगे, ठीक है, कि सही है, राजनीतिक परंपराओं के अनुरूप है, इसको हम विरुद्ध नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक बात आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि गठबंधन जन आकांक्षाओं पर खड़ा उतरने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़े सेंस में आप कह सकते हैं कि ये जो निर्णय है वो व्यक्तिगत निर्णय है नीतीश जी का, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है? आलोचना मत कर दीजिएगा, फंस जाइएगा, फिर उल्टा पुल्टा क्वेश्चन होने लग रहा है। शहरों के नाम में परिवर्तन, देखिए विभिन्न शहरों के नाम में परिवर्तन हो रहे हैं यूपी में। हालिया दिनों में जो परिवर्तन है इसको लेकर प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे में जवाब आपको क्या देना है, ये आपको बहुत सटीकता से यहाँ पर बात रखने की आवश्यकता है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज क्यों कर दिया गया, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ क्यों कर दिया गया, तो आपको यही बताना है कि जो शहरों के नाम में परिवर्तन किए जा रहे हैं वो सांस्कृतिक आधार पर किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सांस्कृतिक रूप में पहले उसकी पहचान उस रूप में रही है। जैसे आप पूछेंगे अलीगढ़ का हरिगढ़ आपके पास रिकॉर्ड है तो आप उदाहरण वहाँ दे देंगे कि इलाहाबाद का सर प्रयागराज पहले नाम था और इस आधार पे वहाँ परिवर्तन किया गया है, और अलीगढ़ के संदर्भ में मुझे विशेष जानकारी नहीं है। तो आप एक यहाँ से अपना बचाव कर लें। इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू है आपके स्किल, आपकी क्षमता को जांचना कि आप जिस पद के लिए जा रहे हैं उस पद के लिए आप योग्य हैं या नहीं, और इसमें निर्णय क्षमता का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये जो प्रश्न है ना, ये काफ़ी जटिलतम प्रवृत्ति के प्रश्न हैं, और भी प्रश्न हम लेकर आएंगे, लेकिन इन प्रश्नों को आप अच्छे ढंग से समझें, इस पे काम करें और कोशिश करें वहाँ प्रशासनिक मापदंड पर आप उत्तर दें। और जिन लोगों को जुड़ना है हम लोगों से, तो कम्युनिटी बॉक्स में तो नंबर पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोगों को सीधे फ़ोन करना है और हमारी संस्थान रैंकर्स व्यू में आ जाना है। इसलिए जो भी लोग अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं ईएसआई में, क्योंकि निर्णायक रोल है ईएसआई में इंटरव्यू का, तो आप लोग काम करते रहें, अच्छे ढंग से इंटरव्यू देते रहें। हमारे यहाँ प्रतिदिन लगभग 60 लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो ऐसे में भीड़ भी बहुत है हमारे यहाँ, और आप जानते ही हैं कि बिहार की सबसे प्रतिष्ठित और टॉप संस्थान रैंकर्स व्यू है इंटरव्यू के लिए। तो इसलिए भीड़ होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग उत्तर भी बताते हैं कैसे क्या करना है, कैसे काम करना है। तो आप लोग अच्छे ढंग से काम करते रहें और आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर सफल होंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो, थैंक यू।